वेलकम डियर स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। देखिए, इस टॉपिक से महाराष्ट्र सीईटी में कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए। जेडब्ल्यू मेंस नीट एग्जामिनेशन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, टॉपिक किस बारे में बात करेंगे और टॉपिक में क्या सीखने को मिलने वाला है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने पढ़ा। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेंस से बनने वाली इमेजेस रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ने को मिली थी, वो लेंस से बनने वाली इमेज, वो इमेज पॉइंट इमेज मानी जाती थी रे ऑप्टिक्स के मुताबिक। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न के मुताबिक बनने वाली इमेज पॉइंट इमेज नहीं होती है, वो सर्कुलर शेप के डिफ्रैक्शन पैटर्न या सर्कुलर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक ये बात है और दूसरी बात ऐसी है। तो हम इस टॉपिक में यही बात सीखने वाले हैं कि भाई रे ऑप्टिक्स में हमने जो डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ साथ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जिसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक और एडिशनल टेलीस्कोप जिसका नाम है रेडियो टेलीस्कोप। इन सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप से, हाथ से, आपने क्या देखा, एक छोटा सा लेंस, पामिस जो रहता है ना, हस्तरेखा विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ क्या करता है, हाथ को देखता है लेंस की मदद से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर जगह पर आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। देखते समय आप इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर रहे थे और आपकी आंखों का भी कर रहे थे। मतलब एक साथ 2 काम हो रहे थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज हो रहा था और आंखें भी यूज हो रही थी। तो हम जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो सबसे बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई, और जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो या तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे या इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि अगर आपका दोस्त 10 मीटर डिस्टेंस पर, 10 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा हो, 10 मीटर डिस्टेंस पर जब आपका फ्रेंड खड़ा हो और अगर वो विक्ट्री सिंबल बता रहा हो, तो आप अपनी आंखों से देख के क्या बता सकते हैं? आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि उसके बीच में गैप है, ये दोनों अलग अलग हैं। 10 मीटर से 20 मीटर चला जाए तभी बता सकते हैं, पर 50 मीटर चला जाए तो 50 मीटर जाने पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली कि ये 2 उंगली वी शेप में अलग अलग है या किसी पर्टिकुलर या सिंगल फिंगर है। ये दोनों फिंगर्स को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आपकी आंखें देख नहीं पाएगी। मतलब 10 मीटर तक आप सेपरेट पा रहे थे, 50 मीटर पर 2 ऑब्जेक्ट को आपकी आंखें 10 मीटर पर रिजॉल्व कर पाई। तो यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, तो यही टर्म हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको बताया क्या गया है। यहां पर बोला गया है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट को देखते हैं, उसकी डिस्टेंस इमेज देखते हैं, साथ साथ केवल हम हमेशा इंटरेस्टेड नहीं रहते कि उसका मैग्निफिकेशन हो, केवल हम इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं रहते। अब ये वाला जो बात मैंने आपसे कहा कि 10 मीटर से कम डिस्टेंस पर आपकी आंखें रिजॉल्व करने के लिए सक्षम थी फिंगर्स को, लेकिन 50 मीटर के आसपास यह पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस बात पर डिपेंड है कि आपकी आंखें कैसी है। आंखें कैसी मतलब अपर्चर साइज कैसा है, डायमीटर ऑफ लेंस कैसा है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आपने यूज की वो किस तरह से है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिसके कारण वो 2 ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर सकता है, 2 ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, वो आंखों पे बनने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। वो आंखों पे बनने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। और उसी एंगल को क्या नाम दिया गया, विजुअल एंगल नाम दिया गया।
उस एंगल को कहा गया द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड विजुअल एंगल. एंगल सबटेंडेड बाय आईज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स टू द आई इज कॉल्ड विच एंगल? विजुअल एंगल. देखिए ये बात कि कोई ऑब्जेक्ट कब बेहतर तरीके से नजर आएगा, कब नजर नहीं आएगा, रिजॉल्विंग पावर या जो मैंने आपसे कहा, तो यहां पर अभी तक मैंने आपसे कहा कि हमने रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन कर लिया, पर रिजॉल्विंग पावर को एक और टर्म में डिफाइन किया जाता है, वो मिनिमम एंगल जिसमें कि दो लीनियर ऑब्जेक्ट या एंगुलर ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट लीनियर फॉर्म में हो, लीनियर मतलब एक के पास में एक, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, एंगुलर फॉर्मेट में हो जहां पर एंगल बन रहा हो, जैसा कि हम एंगल की बात कर रहे थे. तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम लीनियर या वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन जहां तक हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम जहां तक उसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं. क्या कह सकते हैं? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं. और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. रिजॉल्विंग पावर के लिए रेलेक नाम के इस पर्सन ने, लॉर्ड रेलेक जिसका नाम था, एक टर्म डिफाइन की और एक तरीका बताया कि किस तरह से हम रिजॉल्विंग पावर को समझ सकते हैं. जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत पास में रखे गए हो, उनको किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो उनके दोनों ऑब्जेक्ट के बनने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न पर डिपेंड करता है. मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है, एक बी है, तो ए का डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बना, बी का डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बना, इस बात पे डिपेंड करता है. उसका ऐसा कहना था, रेटिना या आईपीस जिसे हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रेलेक क्राइटेरिया, दो ऑब्जेक्ट को तीन कंडीशन में समझा जा सकता है. वो एक तीन कंडीशन आपके सामने ऐसी है. एक डायग्राम देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है सेपरेशन कुछ है या नहीं है. यहां पर आप देखिएगा, यहां पर कुछ तो भी सेपरेशन समझ में आ रहा है कि हाँ है, और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है. तो रेलेक के मुताबिक दो ऑब्जेक्ट जब रखे हो, लेंस के सामने रखे हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने रखे हो, तो उन्हें हम जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व या तीन कैटेगरी में कह सकते हैं. इस कंडीशन को कहा गया था वेल रिजॉल्व कंडीशन. ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, और ये कंडीशन है अनरिजॉल्व कंडीशन. तो रेलेक ने तीन बातें बताई कि दो ऑब्जेक्ट जो पास पास में रखे गए हैं उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न तीन तरह से समझाया जा सकता है. दो ऑब्जेक्ट जब पास पास रखे गए हैं तो उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न तीन तरह से समझाया जा सकता है, अनरिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व एंड वेल रिजॉल्व. पर ये किस बात पर डिपेंड करता है, वेल रिजॉल्व कब होता है? तो जब दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व जब कहा जाता है, जब किसी का मिनिमा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा वन ऑफ द सोर्स के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए, तब इसे क्या कहा जाएगा? तब इसे क्या कहा जाएगा? जस्ट रिजॉल्व. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, एक का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन. देखिए ये बात तो मैं कह चुका हूं, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द आइडियल लेंस इज पॉइंट ओनली. लेकिन डिफ्रैक्शन इफेक्ट को अगर काउंट किया जाए तो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो सर्कुलर लेंस एक्चुअली में ब्राइट सर्कुलर रीजन होती है, कॉन्सेंट्रिक डार्क और लाइट रिंग्स के फॉर्म में. ये बात मैं बोल चुका हूं, बस जस्ट एक बात के लिए, रिव्यू के लिए रखी गई है. तो चलिए पहले मैं आपको ये बात बोर्ड पे समझा देता हूं, और बोर्ड पे समझाने के बाद वापस मैं आपके सामने स्क्रीन पे आऊंगा और ये बात डिस्कस करूंगा कि आखिर आगे की कंडीशन किस तरह से वर्कआउट की जाएगी. देखिए यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं मैं आप लोगों को. जब डिफ्रैक्शन पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम है. ठीक है, मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूं आप लोगों को. ठीक है, ये डायग्राम डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम है. अब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल मैक्सिमा है. सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये फर्स्ट मिनिमा है. देखिए ये फर्स्ट मिनिमा, ये रहा फर्स्ट मिनिमा, ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा. फिर से चेक कीजिएगा, ये रहा फर्स्ट मिनिमा. मिनिमा तो है लेकिन फर्स्ट है. वापस देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा, ये थर्ड सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा, थर्ड सेंट्रल मैक्सिमा.
तो रेलेक क्राइटेरिया हमें यह समझा रहा है कि अगर मैं ये कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में है तो वो कब होगा, कब होगा समझना। ये सपोज ये एक का पैटर्न बना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मैंने सेंट्रल मैक्सिमा पे इस तरह से फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। समझने पे ध्यान देना है ना, बनाने का तरीका सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसा बना है, सेंट्रल पे वन लाइन बना दी, इसकी मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फर्स्ट मिनिमा। अब वापस से जो दूसरा शुरू हो रहा है वो इस तरह से कुछ गया, तो देखो ये रहा C1 C2। C1 C2 मतलब क्या हुआ, C1 C2 का मतलब हुआ दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये नोटिस कीजिएगा, जब पहले वाले का देखो ये रहा C1, C1 का पहला मिनिमा, तो मैं कह देता हूं C1m, C1m, ये रहा C2m, ये रहा C2m, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले का सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे का फर्स्ट मिनिमा, दूसरे का फर्स्ट मिनिमा देखो एक ही पॉइंट पर है। पहले का फर्स्ट मिनिमा और दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही पॉइंट पर है। अब ये देखो C1 C2 डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, तो C1 C2 डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। C1 C2 क्या है, तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। और ये किसके इक्वल है, C1 C2 किसके इक्वल आ रही है, C1 C2 किसके इक्वल आ रही है, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा के इक्वल। मतलब मैं कह पा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके किसके इक्वल है, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ विच मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। देखो दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इसके सेंट्रल मैक्सिमा से इसके सेंट्रल मिनिमा की डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम इसे जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। मतलब हम तब डिफ्रैक्शन पैटर्न को जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। अब वेल रिजॉल्व कंडीशन कैसे डेवलप होगी, हाउ वी विल फॉर्म वेल रिजॉल्व कंडीशन। तो वेल रिजॉल्व में यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से, ये आ गया पहला C1। C1 मतलब क्या, पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, ये आ गया इसका पहला मिनिमा, ये आ गया पहला मिनिमा। वापस से आपके पास में कुछ पैटर्न इस तरह से डेवलप हो गया, ये आ गया आपके पास में C2। अब समझना, ये हुआ C1m, ये हुआ C2m, ये हुआ C2m, ये हुआ C1m। मतलब क्या हुआ, C1m का मतलब पहले वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा, 1 मतलब पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा, 2 मतलब दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेकंड मिनिमा। अब देखो ध्यान से, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, नाउ C1 C2 इज ग्रेटर देन किसके किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये मैं इसको यहां से x से बता देता हूं, ये समझ जाना ध्यान से, ये x है, ये x है, ऐसा समझना। C1 C2 को मैं कह देता हूं d, समझ जाना, दिस इज d, यहां पे d और ये समझ जाना x है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, d इक्वल टू x आ गया, पर यहां पर हुआ d की वैल्यू x से बड़ी आ रही है। देखो d की वैल्यू x से बड़ी आ रही है, मतलब क्या हुआ, दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस किसी भी एक के मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के डिस्टेंस से बड़ा हो जाए
तो इसे वेल रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। पैटर्न आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। वेल रिजॉल्व कंडीशन के लिए पैटर्न कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। अब अनरिजॉल्व कंडीशन बात कर ले मतलब 3 कंडीशन आ गई। d ग्रेटर देन x वेल रिजॉल्व, d इक्वल टू x क्या कहलाएगा? जस्ट रिजॉल्व। तो तीसरी क्या आएगी? d लेस देन x अनरिजॉल्व कंडीशन। चलो देखते हैं कैसे अनरिजॉल्व कंडीशन फॉर्म होगी। अनरिजॉल्व कंडीशन कैसे फॉर्म होगी देखते हैं। यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, यहां से यहां तक का देखो डिस्टेंस d हो गया और ये वाला डिस्टेंस देखो कितना हो गया? x हो गया। तो आप खुद ही देख के बताओ कौन बड़ा दिख रहा है भाई? x बड़ा दिख रहा है कि d बड़ा दिख रहा है? तो मुझे तो x बड़ा दिख रहा है। अब जब x बड़ा हो गया किससे? d से, तो इस कंडीशन को, इस पैटर्न को कहते हैं अनरिजॉल्व कंडीशन, अनरिजॉल्व पैटर्न कहते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, आगे की बातें स्क्रीन पे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये तीनों बातें आपके सामने अब डायग्राम में प्रॉपर तरह से क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब ये बात समझने के बाद में एज ए फॉर्म ऑफ नोट्स ये आपके लिए यहां पर पॉइंट बनाए गए हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको रीड कर लेना है। ये जो मैंने बातें मतलब डिस्कस किए, जो डिक्टेट किए, वही बातें यहां पर लिखी हुई है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसे कहते हैं। किसी भी ये वाली बात भी हो चुकी है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ये डिस्कशन भी बोर्ड पर हो चुका है। ये डिस्कशन भी मैंने बोर्ड पर कर दिया है। देखो क्या बोला हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व कब कहा जाता है? सेंट्रल मैक्सिमा के दो, देखो सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये वाली बात C1 इक्वल टू d इक्वल टू x वाली कंडीशन है। वेल रिजॉल्व में d ग्रेटर देन इक्वल टू x कंडीशन है। ये आप पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। और तीसरी कंडीशन है कि अनरिजॉल्व कंडीशन में जब d लेस देन x आ गया था, ये डायग्राम जो मैंने बोर्ड पर बना के बताया था, ये कंडीशन है। देखो ये बात थोड़ी सी अच्छी बात है, ये आपको सीखना चाहिए कि हमारी आंखें जो होती है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। हमारी आंखों की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होती है 1 मिनट के अंदर इस 1 मिनट और 1/60 डिग्री होती है, विच इज ग्रेटर देन द लीस्ट इक्वल टू द 1 मिनट। देयर इमेजेस आर सीन सेपरेटेड बाय द आई। इसका क्या मीनिंग निकलेगा फिर बोर्ड पे एक बार चलूंगा तो समझाऊंगा। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिससे कि वो दो ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट को सेपरेट करके देख सकता है जो कि पास पास में रखे गए हों, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। भाई ऑब्जेक्ट रखे होंगे पास पास में, उसकी इमेज बनेगी पास पास में, तो इमेज को सेपरेट करके देख सकता है, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। किसी भी माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, जहां पर माइक्रोस्कोप क्या करता है, उन दोनों को जस्ट सेपरेट करके देख सकता है, जस्ट सेपरेट करके देख सकता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि डी की वैल्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल पे डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल ऑफ द लाइट पे करती है जो कहां किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा हो। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप दी किससे जाती है, तो वो दी जाती है 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा। 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा इससे दी जाती है। ये टर्म म्यू sin थीटा क्या कहलाता है, म्यू sin थीटा को न्यूमेरिकल एपर्चर नाम दिया जाता है। अगर हमें रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना तो हम क्या करेंगे, देखो लैम्डा बढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कम होगी, पर अगर लैम्डा कम करेंगे, अगर लैम्डा कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, म्यू बढ़ाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर अभी आया कैसे, किस तरह से वर्कआउट हुआ, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट लीनियर सेपरेट हो सकते हैं या एंगुलरली सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट या तो लीनियरली सेपरेट हो सकते हैं या एंगुलरली सेपरेट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, और उसके हिसाब से हमने ये बताया कि फर्स्ट मिनिमम वाली कंडीशन जो फॉर्म होती है, फर्स्ट मिनिमम वाली कंडीशन जो फॉर्म होती है उसमें हम जानते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है a sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, a sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 रखी, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय a, एंगल छोटे होते तो sin थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, d थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय a लिखा जा सकता है। तो ये हो गया वो स्मॉल एंगल जिसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं लैम्डा बाय। अब इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है,
इसका रेसिप्रोकल कहलाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल कहलाता है रिजॉल्विंग पावर। आइए थोड़ी सी आगे और बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के पेयर्स अवेलेबल हो, पेयर्स ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, यहां पर सर्कुलर अपर्चर स्ट्रक्चर के सामने अगर सोर्स रखा जाए तो उसके बनने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न उस तरह से नहीं होते जैसे कि बोर्ड पे मैंने बताए थे, जबकि उसके पैटर्न इस तरह से फॉर्म होते हैं। और इस पैटर्न में बात ध्यान रखना, सेंट्रल वाला पोर्शन सेंट्रल डार्क, उसके बाद जो व्हाइट नजर आ रहा है इसे कहा गया है एरी डिस्क, और व्हाइट के बाद जो ब्लैक नजर आ रहा है इसे बोला जाता है एरी रिंग। डिस्क मतलब व्हाइट वाला पोर्शन, ब्लैक मतलब रिंग वाला पोर्शन, और सेंट्रल ब्राइट डार्क आपके पास एग्जिस्ट करता है। और उसके जो डायग्राम ऑब्टेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये अपर्चर का जो साइज है बच्चों, साइज ऑफ अपर्चर मतलब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है, तो 90 माइक्रोमीटर का पिन होल होता है, 90 माइक्रोमीटर का पिन होल होता है, जिससे कि ये इस तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहे हैं, सच टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न आर ऑब्जर्व। चलिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। ये आपके पास में एक लेंस, माइक्रोस्कोप में देखिए हम जिससे देख रहे होते हैं, दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस डेफिनेटली यूज कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में। क्या यूज कर रहे होते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए आई के लिए, टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले यहां पे डायग्राम में समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम वहां पे चलेंगे। ये एक O है और एक O डैश है, दो ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखे हुए हैं। ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या हुआ, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट से लाइट रे ट्रेवल की, यहां से इस जगह से होती हुई लाइट रे यहां पे गई, यहां से होती हुई लाइट रे इमेज फॉर्म की, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रे डाइवर्जिंग होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली डिविएट नहीं होती अगर लेंस छोटा हो तब। अब इसके ऊपर वाले के कारण जो लाइट रे गई वो ऐसी गई और इमेज फॉर्म हुई, नीचे की तरफ फॉर्म हुई। देखिए जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ होगा उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ है, जो प्रिंसिपल एक्सेस पर है उसका इमेज अभी भी प्रिंसिपल एक्सेस पर ही मिलने वाला है। अब इस तरह से यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, अल्फा अल्फा कितना है टोटल आपके पास में 2 अल्फा दे रखा है। और ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बीच का ये जो मीडियम है जिसको मैं रेड कलर से बताऊंगा, देखो ये देखो मैं रेड कलर से बता रहा हूं, इतने पोर्शन को, ये पूरा के पूरा जो मीडियम है इसको किसी मीडियम, मतलब यहां का जो अवेलेबल है गैप, इसको किसी मीडियम से फिलअप किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है। अब बात ऐसी बच्चों, इसकी इमेज आई बनी, इसकी इमेज आई डैश बनी, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। मैंने पहले बोला ये डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होती है, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक का, वापस सुनना, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे फॉल हो तो जस्ट रिजॉल्व। अगर सेंटर दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन d की वैल्यू बड़ी हो जाए x से तो वेल रिजॉल्व, और छोटी हो जाए तो अनरिजॉल्व कंडीशन कहलाती है। अब इसका डेरिवेशन कैसे निकल कर आता है, इस डेरिवेशन के बारे में हम पूरी बात करते हैं बच्चों कि हाउ वी विल डिराइव दिस कंप्लीटली। और चलिए बोर्ड पे चलेंगे और इसका डेरिवेशन देखेंगे किस। वेलकम स्टूडेंट्स, यहां पर टॉपिक रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि मैं आपको स्क्रीन पे बता चुका था, लेकिन यहां पे समझाना चाहूंगा। देखो ऑब्जेक्ट दो तरह के, ऑब्जेक्ट दो तरह के, एक है सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन सेल्फ ल्यूमिनस, मतलब जो खुद से लाइट देते हो और जो खुद से लाइट नहीं देते हो। जैसे कि मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं जो लाइट्स अवेलेबल है इस रूम के अंदर सब बंद कर दूं, अंधेरा हो जाएगा ना। तो क्या मैं खुद से एनर्जी देने वाला हूं? क्या मैं जुगनू हूं? नहीं। पर जुगनू आप जानते हैं क्या होता है, लाइट देने का काम करता है। सन लाइट देता है, स्टार्स लाइट नहीं देते। मतलब मैं स्टार्स मतलब यह कह सकता हूं कि जैसे कि अर्थ के बारे में बात करें तो क्या अर्थ अपने आप से लाइट एनर्जी देता है? नहीं देता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन सेल्फ ल्यूमिनस। तो पहले हम बात करेंगे नॉन सेल्फ ल्यूमिनस के बारे में।
देखो यहां पर माइक्रोस्कोप में दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही लेंस होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहा हूं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं। फिर मैं इसमें एक छोटी सी बात बता दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक छोटा लेंस होता है और एक बड़ा लेंस होता है। यहां पर छोटा लेंस बड़ा लेंस जो इस तरह से बनता है, कुछ इमेज सेटिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि फाइनल इमेज कुछ इस तरह से हमें ऑब्टेन हो रही होती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सेम साइड एनलार्ज, यहां पर इस वाले लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, इस वाले लेंस को कहा जाता है आईपीस। देखो मेरा पर्पस यहां पे ये समझाना नहीं है, पर मेरा पर्पस जो है वो ये है कि आप लोग अगर नहीं जानते हो तो समझ लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ये जो आईपीस लेंस होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है। हम फाइनल इमेज कहां से देखते हैं? तो आईपीस से देख रहे होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंसेस में से हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस, समझिए। अब बायकॉन्वेक्स लेंस, ये रहा बायकॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से लाइट रेज ऐसे पास हुई है ना, एक्सट्रीम इमेज फॉर्मेशन किया, इसको आई बता दिया मैंने, आई रिप्रेजेंटेड बाय आई। अब क्या हुआ, इसके पास में एक ऑब्जेक्ट और है दूसरा ओ डैश, इसकी यहां से यहां तक की सेपरेशन स्मॉल है। अब ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है। कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा जाए तो उसकी इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बी डैश ए डैश फॉर्म होती है। ऐसा हम लेंस में प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास होती है वो विदाउट डिविएशन मिलती है। अगर लेंस पतला हो, छोटा हो, आई की इमेज हम बना लेते हैं यहां पर आई डैश, ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, यहां से ऐसा गया, यहां से होता हुआ ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ ये कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ। और ये इसे मैं कह देता हूं ए बी इज द डायमीटर ऑफ लेंस, ए बी इज द डायमीटर ऑफ लेंस। ये हो गया स्मॉल है सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा ओ और ओ डैश का, है ना, ओ के कारण ऑब्टेन हुआ आई, ओ डैश के कारण हुआ आई डैश। यहां से एक लाइट ए की तरफ चली गई, बी की तरफ हम बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट विथ बी। बी की तरफ यहां से गई, यहां से आई तक पहुंची और ये जो पहुंचेगी आई डैश तक पहुंचेगी और ये जो पहुंचेगी आपके पास में आई डैश तक पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, बात दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब हुआ ऐसा, इसका और इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता ऐसा था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट रे ऑप्टिक्स के हिसाब से, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं। डिफ्रैक्शन पैटर्न सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न। रेले क्या कहते हैं? रेले कहते हैं किसी का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे आएगा तो जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहलाएगा। कौन सी कंडीशन कहलाएगा? जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहलाएगा। देखो मैंने आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया, डिफ्रैक्शन पढ़ाया, चाहे इंटरफेरेंस पढ़ो या डिफ्रैक्शन पढ़ो, पाथ डिफरेंस नाम की चीज, पाथ डिफरेंस नाम का कंसेप्ट, मिनिमा निकालना हो या मैक्सिमा निकालना हो जरूरी है जरूरी। तो हमारा पूरा अटेंशन होगा कि हम पाथ डिफरेंस पे बात करें अगर हम चाहते हैं कि हम मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन निकालें। हम फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो पहले थोड़ा ध्यान से समझना, किताब में ये बात आपको बहुत प्रॉपर तरह से समझ में नहीं आएगी, इसलिए बोर्ड पे मैं समझा रहा हूं। ये देखो, ये O है, O से A, ये एक डायग्राम है, A से I, O से B और B से I। ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सेस पर O रखा था तो इसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सेस पे मिली। प्रिंसिपल एक्सेस पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सेस पे मिली, सिमेट्रिक मिली। तो OAI, OBI, OAI और OBI ये दोनों पाथ क्या हैं? ये दोनों पाथ सेम है।
ओ ए आई ओ बी आई दोनों पास सेम है, दोनों का पार्ट डिफरेंस निकाल लो, पार्ट डिफरेंस 0 निकल कर आने वाला है ना बेटी, 0 निकल कर, तो पार्ट डिफरेंस 0 आने वाला है। अब हम ओ डैश की बात कर लेते हैं। ओ डैश थोड़ा सा ऊपर है। अब देखो ओ डैश से ए पर यहां तक, और मैं आई की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट आई, यहां से जो डार्क लाइन गई थी, डार्क लाइन गई थी, अब ओ डैश से भी तो लाइन गई थी जो यहां तक गई थी, ये था ए, ये था बी, बाकी बातें भूल जाओ। इधर का रास्ता ए आई, इधर का रास्ता बी आई। अरे भाई ए आई और बी आई दोनों सेम है, बात समझ आई? तो ए आई दैट इज इक्वल टू बी आई, बात समझ आई? तो ए आई बी आई सेम है, मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे है? ओ ए और ओ डैश बी, ओ डैश ए और ओ डैश बी के रास्ते पे डिपेंड है। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, समझाता हूं। भाई कौन बड़ा होगा, ओ डैश ए बड़ा होगा या ओ डैश बी बड़ा होगा? बता दो, ओ डैश ए बड़ा होगा या ओ डैश बी बड़ा होगा? आप खुद ही बोलने वाले हो कॉमन सेंस से कि ये तो भूल जाओ, दोनों सेम है। ओ डैश बी बड़ा है, ओ डैश ए छोटा है, मतलब पाथ बड़ा किसका? बोले सर ओ डैश बी का। छोटा किसका? ओ ए, ओ डैश ए का। तो पाथ डिफरेंस कितना? बोले ओ डैश बी बड़ा है ओ डैश ए से, तो पाथ का डिफरेंस ओ डैश बी माइनस ओ डैश ए। ये पाथ डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है ना? अब ये पाथ डिफरेंस निकालना ही हमारा टारगेट है, क्योंकि जब सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद डार्क ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे, जो खुद से लाइट नहीं देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन डेल्टा एक्स फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा होती है, लैम्डा होती है ना बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट, ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बीच का ये जो मीडियम है ना, ये जो स्पेस अवेलेबल है यहां से यहां तक का, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का कोई मीडियम फिलअप किया जाता है क्लैरिटी अच्छी लाने के लिए। क्या अच्छी लाने के लिए? क्लैरिटी अच्छी लाने के लिए, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा बढ़ाने के लिए। ऐसा करने पर क्या होता है, मैं अभी तक लैम्डा यूज किया करता था एयर के लिए, पर इस बार लैम्डा है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के लिए। और आप सब लोग तो बुद्धिमान हैं, सब लोग ज्ञानी बच्चे हैं जो देख रहे हैं। आपको पता है एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एयर से अगर लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो हम इसे लिखते हैं लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लैम्डा m कह देता हूं, मीडियम के लिए मैं m बता देता हूं। ठीक है, अब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, लैम्डा मीडियम आ गया, लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब पार्ट डिफरेंस की कंडीशन को पता है क्या लिख दोगे आप लिख दोगे लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो मुझे पूरी एनर्जी इस पाथ डिफरेंस को निकालने में लगानी है। किताब में जो डायग्राम दिया है ना इन बुक, उस डायग्राम के हिसाब से मैं पार्ट डिफरेंस की कंडीशन पहले यहां लिख देता हूं। लेट मी राइट, वाह, पाथ डिफरेंस की कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं। जैसे पाथ डिफरेंस लिखता हूं, आपके पास में आ गया डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एयर। लैम्डा एयर को लैम्डा से भी बताया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनएम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बुक में इसे एनएम के प्लस पे एन से लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। चलो अब हम डायग्राम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। भाई ओ डैश ये रहा आपके पास में, और ये रहा ओ डैश और ओ का बड़ा बनाया हुआ डायग्राम। ओ डैश से ए की तरफ एक लाइट जा रही है जिसे मैं डैश लाइन से बता रहा हूं, टुवर्ड्स ए। ठीक है, अब देखो ओ से सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन आई की तरफ, पी से पास होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए। ओ से एक लाइन ए की तरफ जा रही है, ओ से एक लाइन बी की तरफ जा रही है, ओ से लाइन गई बी की तरफ, ओ से लाइन गई ए की तरफ। अब ओ डैश से एक लाइन आ रही है किसकी तरफ? बी की तरफ। ओ डैश से एक लाइन आ रही है किसकी तरफ?
बी की तरफ एक लाइन आ रही है ओ डैश से, देखना ध्यान से, ओ डैश से बी की तरफ एक लाइन जा रही है टुवर्ड्स बी। मैंने यहां से ये कहा ओ डैश से बी की तरफ लाइन देखना, टुवर्ड्स बी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो डायग्राम में ओ डैश बी और ओ डैश ए के पाथ का डिफरेंस चाहिए। आई वॉन्ट डिफरेंस ऑफ द पाथ। समझने पे ध्यान देना। मैं अगर इसे पीछे एक्सटेंड करता हूं इस तरफ, मैं ब्लू पेन से बताऊंगा इस बात को, याद रहे आप लोगों को। यहां पे मैंने इसे पीछे एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर बना दिया, यहां पे मैंने इसे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री पर। भाई ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा अल्फा टू अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है। ओ डैश से लेकर ओ तक के बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक स्मॉल ए कह दिया। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये ओ डैश है, ये डी है, और ये ओ डैश है और ये सी है। ओ डैश है, ये डी, और ओ डैश है और सी है। देखो अब जो मैंने आपके सामने लाइन बनाई है, देखो ओ डैश ए, ये डी, ये सी, ये मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट ई मान लेता हूं मैं, लेट दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ई। समझ में ध्यान दो बच्चों, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल है और इक्वल है। ये वाली लेंथ पैरेलल है और इक्वल है। सर बोले कैसे, ये देखो ना, आप खुद देखो भाई, यहां से यहां तक का लेंथ ओ डैश ए जो आपको दिख रहा है वो ई ए के इक्वल दिख रहा है ना, उधर की तरफ लेंथ जा रही है, इक्वल है। ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता बराबर है, और ईबी और ओबी ये भी बराबर है, ईबी और ओबी ये भी बराबर है। ये देखो यहां से यहां तक का रास्ता, यहां से यहां तक का रास्ता बराबर है, बराबर है। तो जो डिफरेंस है, ये रास्ता बराबर है, तो एडिशनल कितना कवर करना पड़ रहा है इधर से, तो इधर से एडिशनल कवर करना पड़ रहा है। देखो यहां से, ये इसी से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सीबी आएगा, सीबी, ईबी नहीं, सीबी। भाई यहां से देखो, यहां से सीबी और ओबी ये बराबर है, तो भाई ओ डैश से चलने वाली लाइट को, ओ डैश से चलने वाली लाइट को जो बी तक पहुंच रही है, और जो लाइट ओ से बी तक पहुंच रही है ना, ज्यादा किसको चलना पड़ा? बोले सर ओ डैश सी जाना पड़ा, ओ डैश सी जाना पड़ा, सी से बी जाना पड़ा, बराबर है, और यहां डायरेक्ट ओ से बी जाना पड़ा, तो बोले ओ से बी और सी से बी तो इक्वल है, तो बचा क्या? ओ डैश सी। मतलब एडिशनल पाथ क्या कवर करना पड़ा? एक करना पड़ा ओ डैश सी। क्या करना पड़ा बेटा? ओ डैश सी, बराबर है, ओ डैश सी। अब यहां नोटिस करना, ओ से लेकर ए, ओ से लेकर ए की आप बात देख लो, यहां से ट्रेवल करके गया ए, यहां से ट्रेवल करके गया ओ डैश ए। अब अगर आप इधर से यहां तक आप निकालो ओ डैश डी, तब जाके ये रास्ता और ये रास्ता इक्वल बनने वाला है। मतलब एडिशनली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ओ से लेकर ए तक का रास्ता और ओ डैश से लेकर ए तक का रास्ता सेम नहीं है। अब जब रास्ता सेम नहीं, तो रास्ता सेम बनाने के लिए पीछे एक्सटेंड किया, तो यहां से यहां तक का पाथ और यहां से यहां तक का पाथ पूरा सेम हो जाएगा ना, रास्ता सेम। अब रास्ता सेम हो गया तो पाथ डिफरेंस मिलने की बात आ गई, हमें दो रास्ते मिल गए। अब पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिकली जब आप इसे पूरा सॉल्व करते हो, तो ये जो पाथ डिफरेंस निकल कर आता है, ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू 2a sin अल्फा निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है? 2a sin अल्फा निकल कर आता है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो की गई 1.22 लैम्डा एन या लैम्डा एम कह दीजिए, लैम्डा एम बताया था मैंने, लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लैम्डा अपॉन एनएम लिखते हैं इसे। पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिख देते हैं 2a sin अल्फा, यहां से देखो पाथ डिफरेंस 2a sin अल्फा 1.22, लैम्डा एम कितना आ गया? लैम्डा अपॉन एनएम। ए कितना आ गया आपके पास? 1.22 लैम्डा अपॉन
ए हट चुका है, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम साइन अल्फा। अब ए इक्वल टू आया 0.61 लैम्डा एनएम साइन अल्फा। एनएम साइन अल्फा को कई जगह पर एनए लिखा जाता है। एनए मतलब क्या? न्यूमेरिकल एपर्चर। दिस इज रिटन एज न्यूमेरिकल एपर्चर। आइए और समझते हैं। रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो आप इसे लिख सकते हैं एन एम साइन अल्फा अपॉन 0.6 लैम्डा, या जिसे इसे लिखा जा सकता है न्यूमेरिकल एपर्चर डिवाइड बाय 0.61 लैम्डा। ये है रिजॉल्विंग पावर सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर समझने के बाद में अब हम बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। देखो वर्ड क्या बता रहा है? टेलीस्कोप मतलब रिलेटेड टू डिस्टेंट। हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, खासकर हम स्टार्स को, सन को, मतलब हम सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ज्यादा देखते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सेपरेशन पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे डिस्टेंस होती है तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसमें जब हम देख रहे हैं तो देखते समय जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो लीनियर सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट देखने के प्लेस पर, आप सोचना ध्यान से, आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो तो एंगल के टर्म में डील करना और लीनियर सेपरेशन के टर्म में डील करना क्या ज्यादा आसान होता है? तो लीनियर सेपरेशन को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होने पर कंफर्टेबल डील नहीं हो पाता, तो हम केवल एंगल के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट ओनली एंगल, और केवल एंगल के बारे में बात करते हैं इसलिए हम यहां पर एंगुलर सेपरेशन की बात करेंगे। वापस से अकॉर्डिंग टू रिलेक्स क्राइटेरिया, या तो मिनिमम लीनियर डिस्टेंस या मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस जिस पर दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व होते हैं वो इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाती है। तो यहां पर एरी डिस्क कंसेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं इस बात को। ये मान लीजिए थिन लेंस, स्क्रीन रखी हुई है। सबसे पहले मैं एक्सट्रीम रेस के बारे में बात कर लेता हूं। यहां से ट्रेवल करके लाइट रेस ऐसे जाएंगे। अब एक्सट्रीम रेस के बारे में बात करने के बाद में लाइट रे किसी सर्टेन एंगल पर आती हुई नजर हमें आ रही है। मान लो सर्टेन एंगल पर, थीटा एंगल, थीटा एंगल, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पर यहां से फॉर्म हुई। ये इमेज आई बनी, ये इमेज आई डैश बनी। ये डायमीटर, ये ए और ये आपके पास में बी। देखो मैं आई डैश की बात करता हूं, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा, आई की एक डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा। आई डैश और आई, यहां पर एरी डिस्क और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों कंसेप्ट जब अप्लाई किया जा सकता है तो उसके मुताबिक जो मैं बता चुका हूं, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 1.22 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 1.22 लैम्डा होनी चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 1.22 लैम्डा अगर होती है तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर अप्लाई की जा सकती है। और हम यहां एंगुलर सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां नोटिस करो बेटा, मैं ब्लू पेन की मदद से आपको बता रहा हूं। ए आई डैश को देखो और बी आई डैश को देखो तो रास्ता बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये ए आई डैश और ये ए बी आई डैश, तो बड़ा दिख रहा है बी आई डैश। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से देखा कितना बड़ा रास्ता दिख रहा है, तो यहां से जो रास्ता बड़ा दिख रहा है उसके हिसाब से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये रहा बी, में से कह देता हूं सी। तो देखिए ब्लू से जो बता रहा हूं अब वो पाथ लगभग बराबर नजर आ रहे हो, ये पाथ लगभग बराबर नजर आए। यही गैप आया, ये थीटा एंगल, ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा। तो आप देख सकते हैं ये रहा ए, सी रहा परपेंडिकुलर सी, और ये रहा बी, ये रहा डायमीटर और ये रहा आपके पास में एंगल थीटा। तो पाथ डिफरेंस बीसी आ गया। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है?
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन D, तो BC पाथ डिफरेंस जिसे मैं कह रहा हूं, जिसे हम डेल्टा एक्स बता रहे हैं, D साइन थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा हो, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा एंगल हो तब हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस जिसे हम कह रहे हैं BC, दैट इज D थीटा आ चुका है नियरली इक्वल टू। अब यही पाथ डिफरेंस 1.22 लैम्डा होना चाहिए, तो थीटा कितना आना चाहिए, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल D। ये आ गया मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन आ चुका है। अब मिनिमम एंगुलर सेपरेशन की मदद से रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन आप और हम जानते हैं, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन आप और हम जानते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, आइदर एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका उल्टा कर देते हैं, D अपॉन 1.22 लैम्डा आता है। तो रिजॉल्विंग पावर डायमीटर ऑफ लेंस और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, यहां पर देखो लैम्डा एयर बोला गया है, क्योंकि जो लेंस होगा और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में तो कोई मीडियम नहीं हम फिलअप करेंगे, इसलिए हम यहां पर लैम्डा यूज कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ समराइज करते हैं और टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एक बार देखिएगा, हम लोगों ने यही डायग्राम की मदद से आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, पैटर्न समझा, इस डायग्राम की मदद से ज्योमेट्रिकली रिलेशन को लिखा, इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट डिफरेंस से इक्वेट किया और रिजॉल्विंग पावर के एक्सप्रेशन आपके सामने हम निकाल के लाए थे। अब ये रिलेशन निकालने के बाद हमने सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात की तो वहां पर कहा था 1.22 लैम्डा एन, A इक्वल टू 1.22 लैम्डा एन डिवाइड बाई 2A 2 साइन अल्फा। इसकी मदद से हमने रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू ये निकाली। बाद में हमने टेलीस्कोप के बारे में बात किया, तो टेलीस्कोप के बारे में हम ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में दो बातों पर गौर कर रहे हैं कि ये एक तो ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए यहां पर लीनियर सेपरेशन का कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जो भी इंपॉर्टेंस होता है वो एंगुलर सेपरेशन का होता है, और इसी कारण से हम रिजॉल्विंग पावर को एंगुलर सेपरेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एक्चुअलिटी में डायग्राम में क्लैरिटी गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद रिलेशन निकला है, लेकिन बता देता हूँ कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन डिराइव की बोर्ड पर। पाथ डिफरेंस की कंडीशन, ये एडिशनल पाथ डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ हुआ क्या, हुआ ऐसा 1.22 लैम्डा, ये बताया रिजॉल्विंग पावर इस तरह से निकल कर आया। तो हमें अगर रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना हो तो हमें लैम्डा कम करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें डिफिकल्टीज ये जाती है कि जब हम डायमीटर बढ़ाने जाते हैं तो एबिरेशन के इफेक्ट सामने आते हैं, क्रोमेटिक एबिरेशन, साथ साथ में उसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है लेंस का, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो सेटिंग चेंजेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोटिंग यूज करते हैं कर्व मिरर की ऑब्जेक्ट पे, और ये जो बात हम लोग 11th क्लास में पैराबोलिक मिरर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्फेरिकल एबरेशन को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और इसके बाद में रेडियो टेलीस्कोप नाम का एक टॉपिक है, ठीक है, तो जो कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो ये टॉपिक आपको समझना है और जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, उसे आप जरूर रीड कीजिएगा। इसके बाद में यहां नोटिस करने वाली बात, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये जो मैंने सब बातें बोली नोट्स के फॉर्म में यहां पर अवेलेबल है, ये सब बातें आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे बढ़ाना है, 2012 का क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, इसे वापस से एक बार अटेम्प्ट कीजिए। 16 के बाद 17 में भी ये क्वेश्चन जो आया है, आपको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 2002 सीबीएसई पीएमटी, वापस देखिए 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, 2017 के बाद में जेडब्ल्यू मेंस में 2002 में क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड आया हुआ है, साथ साथ 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2019 अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। 2019 की इस अप्रैल शिफ्ट में, 8 अप्रैल के शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, वर्कआउट करने, और इनके सॉल्यूशन के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप जब देखेंगे तो उस वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक,
MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.